सनातन हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है। बुलडोजर। अतिक्रमण हटाना है। देखिए हम वो सब काम कर रहे हैं जो सनातन के लिए ज़रूरी है। नहीं, हमारे काम ही हमारा सर्टिफ़िकेट है, हम तो सब काम कर रहे हैं। संकल्प यदि मजबूत हो तो निश्चित रूप से उसमें से रास्ता निकलता है। नहीं, ये काम चुनौतीपूर्ण है और अर्बन नक्सल एक बड़ी समस्या है। हमने कहा कि हमारे यहाँ देखिए अवैध अतिक्रमण किए हुए लोगों के लिए पुनर्वास की कोई नीति हमारे राज्य में नहीं है। हमारे पास इतनी ज़मीनें भी नहीं हैं। इस वर्ष हमने 8 दिसंबर 2024 से ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है। संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, व्यवस्था में हमेशा बाधक बनते हैं। और बहुत प्रकार के काम हम कर रहे हैं, जैसे कि आज राजमिस्त्री, कारपेंटर, बढ़ई, प्लम्बर, हेयर ड्रेसर, हम इन सब के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं। डेमोग्राफी। बिल्कुल बदलने नहीं देना है डेमोग्राफी को, और पहले जो गलती हो गई है उसको आगे नहीं दोहराना है। लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीन अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है। नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। मेरे साथ हैं रितिका चंदोला और उत्तराखंड देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस बीच चुनौतियां आई होंगी, संघर्ष रहा होगा, कुछ योजनाएं, कुछ पॉलिसीज, हर स्तर पर जो कुछ भी घटनाक्रम हुए हैं हम उनके बारे में जानेंगे। और सीधा पहले सवाल पर ही आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है जिसके कारण उत्तराखंड पर पूरे देश और दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। इसमें है बदलती डेमोग्राफी का प्रश्न, अवैध ढांचों की समस्या, और ये कहीं न कहीं प्रदेश में बढ़ते अपराधों का भी एक स्रोत बना हुआ है। इसके खिलाफ कार्रवाई में आपने अब तक जो आपका कार्यकाल रहा है, इसमें आप कितने सफल आप पाते हैं, जो भी एक्शन हुए हैं, जो कार्रवाई हुई है? आशीष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और सच में आपके माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, कभी भी कोई भी कार्रवाई हमेशा पूरी नहीं होती है। ये हमने प्रयास प्रारंभ किए हैं, चाहे वो बदलती हुई डेमोग्राफी है उसको रोकने के लिए, और जो पहले के समय में डेमोग्राफी में परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन अब आगे ना हो, उसके लिए सत्यापन अभियान भी हमने चलाया है। अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया है। और लगभग 6,500 एकड़ से भी अधिक जमीन अतिक्रमण से हमने मुक्त कराई है। पूरे प्रदेश भर के अंदर अनेक स्थानों पर अतिक्रमण था, कहीं नीली चादर, कहीं पीली चादर, कहीं हरी चादर, सरकारी जमीन पर कब्जा, ऊपर से एक संरचना। उसको जब हटाया गया, विधि सम्मत तरीके से हटाया गया, कहीं कोई उस पर कोई भी अवशेष नीचे नहीं पाए गए। और ये हमारा अभियान है, और डेमोग्राफी यहाँ की न बदले, ये हमारा संकल्प है। इसलिए हमने प्रदेश में, जहाँ देश के अंदर सबसे पहले यूसीसी लागू किया है, समान नागरिक संहिता, सभी के लिए एक समान कानून, धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोकने के लिए दंगाइयों के लिए दंगा रोधी कानून, लैंड जिहाद, लब जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, जो राशन कार्ड गलत तरीके से बने हैं, बिजली के कनेक्शन गलत तरीके से दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, आधार कार्ड बने हैं, उन सभी का सत्यापन अभियान चला रहे हैं। और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे किसी स्तर पर हो। सर, चाहे बात वुमेन सेफ्टी की हो या प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल की समस्या हो और रोज़गार की समस्या हो, इन तीनों में जो फैसले लिए गए हैं उनको आप ज़मीन स्तर का कैसा प्रभाव के तौर पर देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा। देखिए, जहाँ तक वुमेन सेफ्टी का है, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर पहाड़ में विशेषकर हमारी माताओं बहनों का जो जीवन है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। रितिका जी, आप अ, जरूर इसको अच्छी तरह से समझती होंगी। मैंने अपनी माँ को देखा है बचपन से, किस प्रकार से
घर के कामकाज करने पड़ते हैं, घर में गाय भैंस है तो उसकी देखभाल करनी है, खेत में अगर खेती लगी है खेती की देखभाल करनी है, बच्चों की देखभाल करनी है। बहुत चुनौतीपूर्ण जीवन होता है। इसलिए हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आज महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत राज्य के अंदर हमारे काम कर रहे हैं। आज लखपति दीदी योजना हमारी बहुत कारगर हो रही है। हमारी महिलाओं के बनाए हुए उत्पाद वो आज एक से एक अच्छे उत्पाद बन रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को हम लगातार बढ़ा रहे हैं, लगातार उनको प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं ला रहे हैं। उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, उनको बाजार मिले, यानी मार्केट उनको प्राप्त हो, उनके विपणन की व्यवस्था हो, वो सभी काम हम कर रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शुभारंभ किया था। वो ब्रांड हमारा आज देश के अंदर एक अलग पहचान उसकी बन रही है। 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में हमने विधानसभा में विधेयक लाकर महिलाओं के लिए किया है। अभी समान नागरिक संहिता का जो कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है, वो पूरी तरह से देश की 100% आबादी का, देश की 50% आबादी का 100% का कानून है। महिलाओं का उसमें सशक्तिकरण भी होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, और इन सब के प्रभाव बहुत अच्छे आ रहे हैं। और महिलाएं आज रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। 1,25,000 महिलाएं अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं, और हम जल्दी ही जो है इस आंकड़े को 2.5 लाख तक पहुंचाएंगे। ये हमारा संकल्प है। अवैध एक फिर दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अवैध मज़ारों पर जो आपने एक्शन लिया, लैंड जिहाद हो गया, अवैध मदरसे हो गए, आगे इस पर क्या रणनीति है? और दूसरा एक जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो एक अर्बन नक्सल वाली होती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाए जाते हैं जब आप इस तरह के फैसले लेते हैं, तो इसमें किस किस्म की चुनौतियाँ हो सकती हैं? क्योंकि हमने देखा जब हल्द्वानी बनभूलपुरा में रेलवे के अवैध अतिक्रमण का मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि उन्हें, वो इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। तो इस बीच में अ, कैसे तालमेल बनाते हैं, फैसले कितने प्रभावित होते हैं, और कैसे फिर एक रास्ता निकाला जाता है? नहीं, ये काम चुनौतीपूर्ण है, और अर्बन नक्सल एक बड़ी समस्या है। लेकिन संकल्प यदि मजबूत हो तो निश्चित रूप से उसमें से रास्ता निकलता है। और मैं तो हर चाहे वो मीडिया का अपना मंच हो या अन्य कोई मंच हो, हर मंचों पर हम बात करते हैं। हमने कहा कि हमारे यहाँ देखिए, अवैध अतिक्रमण किए हुए लोगों के लिए पुनर्वास की कोई नीति हमारे राज्य में नहीं है। हमारे पास इतनी जमीनें भी नहीं हैं कि हम उनको कहीं पुनर्वास उनका कर पाएं। और अतिक्रमण को कोई भी, मुझे लगता है कि सही नहीं ठहराएगा। एक वर्ग आशीष जी, होता है। अगर आप भी नहीं ठहराएंगे। हाँ, ये है कि कुछ लोग तुष्टीकरण जो करते रहे हैं, जो गलत कामों को जो है बढ़ावा देते रहे हैं, संविधान हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, व्यवस्था में हमेशा बाधक बनते हैं। अच्छा काम होता है तो विघ्न संतोषी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए चूंकि जनता लगातार जवाब दे रही है, और हम अपने संकल्प के हम लोग धनी हैं, ये हमारा संकल्प रुकने वाला नहीं है। सर, प्रदेश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा है टूरिज़्म का, और इस पर अगर हम देखें तो हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उसके लिए आप 12 महीने तीर्थ जो यात्रा है उसके लिए आप कंटिन्यू कराने की आपने बात कही थी। तो इसी के साथ जैसे कैची धाम है, वहाँ पर जब कोई जाता है तो आजकल बहुत ट्रैफिक लगता है, तो उसके मैनेजमेंट को लेकर और जो पूरा तीर्थ यात्रा का मैनेजमेंट रहेगा, ट्रैफिक कंट्रोल, उसके बारे में बताइए सर, कैसे होगा? देखिए, जहाँ तक चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा हमारी 6 माह चलती है, 6 माह बंद हो जाती थी। और इस वर्ष हमने 8 दिसंबर 2024 से ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ की है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी 6 मार्च 2025 को उस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने यात्रा को प्रोत्साहन दिया, यात्रा को हमारी एक बड़ी छलांग मिली है। उसी का परिणाम है कि पिछले 2 माह में लगभग 38 लाख का आंकड़ा लगभग आज तक यात्रा का पहुंच गया है। आज 5 जुलाई है, 2 माह 5 दिन हो रहे हैं लगभग, तो 38 लाख के लगभग आंकड़ा पहुंच गया है पहले चरण में। बड़ी संख्या है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो स्थान है हमारे, जैसे आपने कहा
कैंची धाम है, जागेश्वर धाम है, आदि कैलाश है, पूर्णागिरि का धाम है, उत्तरकाशी में जगन्नाथ मंदिर है, कार्तिक स्वामी मंदिर है, हेमकुंड साहब है, ऋषिकेश, हरिद्वार, अनेक स्थानों पर जो है बड़ी फुटफॉल एक आया है। वो उसको ठीक प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना, उसका व्यवस्था करना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंज है, सर वेदर लेकिन हम कितना कर रहे हैं। चैलेंजिंग है नहीं, वेदर? वेदर भी बड़ा चैलेंज होता है। लैंडस्लाइड आती हैं, अत्यधिक बारिश होती है, बादल फटते हैं, कहीं एवलॉन्च आ जाते हैं, हिम स्खलन हो जाता है, तो ये सब हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम उसके लिए पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं, कुछ हमने बनाया भी है और लगातार मैं भी इसकी समीक्षाओं में भाग लेता हूँ। हाँ, ये जरूर है, अभी कैंची धाम की आपने बात करी है, बड़ी संख्या पर्यटकों की वहाँ बड़ी है, लेकिन वो उसमें ये भी है कि उससे आगे जाने वाले लोगों के लिए वो बड़ा थोड़ा दुविधापूर्ण भी हो रहा है कि वो कई घंटों का जाम लग जा रहा है। तो हम उसके लिए एक मास्टर प्लान बनाकर उस पर भी काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वहाँ भी हो, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। तो जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। इसी से जुड़ा एक प्रश्न है कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे जो ये कब तक चालू होने वाला है ये? बहुत जल्दी, देखिए मेरठ तक तो उसका काम पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ ही समय बाद कुछ काम रह गया है। वो काम पूरा होगा तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो हमारे वो देश को समर्पित कर देंगे वो रोड, और बहुत आसान हमारा सफर हो जाएगा दिल्ली देहरादून का। 2.5-3 घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। और ये पलायन में भी काफ़ी हद तक अ, हाँ, बहुत, चूंकि लेकिन उसके साथ साथ हमको देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी आसपास के क्षेत्रों में एक बड़ा मैनेजमेंट जो चुनौतीपूर्ण है, उसके लिए भी हमको काम करना है। फुटफॉल बहुत बढ़ने वाला है। अर्धकुंभी आ रहा है, उसके लेकर की तैयारियां। कुंभ की तैयारियां हमारी चल रही हैं। नंदा राज्यात भी हमारा जी। 2026 में प्रस्तावित है, जो पहाड़ का, वह भी महाकुंभ है, और उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं कि वो भी बड़ा भव्य हो। आशा है कि आप उसको वाकई में भव्य बनाएंगे। और एक प्रश्न मेरा ऐसा है जो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आप भी इस पर सोच करके जवाब दीजिएगा। हो सकता है कि अगले दिन समाचारों की हेडलाइंस हों। जिस तरीके से समान नागरिक संहिता, अवैध मज़ारों के समतलीकरण का मॉडल देश के सामने आपकी सरकार ने पेश किया है, क्या उसी तरह से हलाल सर्टिफिकेट जैसे कि एक समुदाय विशेष में चलता है, उसमें कोई दूसरा धर्म का या हिंदू वो शामिल नहीं हो सकता है या गैर मुस्लिम उसमें शामिल नहीं हो सकता है, तो हलाल सर्टिफिकेशन जैसी कोई व्यवस्था प्रदेश सरकार कर सकती है? क्योंकि इस राज्य में पतंजलि जैसे बड़े उद्योग भी संचालित हो रहे हैं। ऐसे ही क्या आपकी सरकार सनातन सर्टिफिकेट पर विचार कर सकती है जो सनातनियों के लिए हो? नहीं नहीं, हमारे काम ही हमारा सर्टिफिकेट है, हम तो सब काम कर रहे लेकिन हैं। सर जो अब हमारे डिप्लो प्रदेश से ऐसे कूटनीतिक प्रोडक्ट्स बने जिसमें सनातन सर्टिफिकेशन हो। देखिए हम वो सब काम कर रहे हैं जो सनातन के लिए जरूरी है। हमारे सभी काम, आप अगर उसका आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम सब उसी दिशा में, सही दिशा में हम जा रहे हैं। तो मुझे सकारात्मक उत्तर मिल रहा है इस बारे में। तो क्या हलाल सर्टिफिकेशन को चुनौती देने के लिए ऐसा कुछ बनाया जा सकता है क्या? देखिए, इसमें हमको बहुत प्रकार के काम हम कर रहे हैं, जैसे कि आज अ, राजमिस्त्री, कारपेंटर, बढ़ई, कारपेंटर को बढ़ई बोलते हैं, प्लम्बर, हमारे हेयर ड्रेसर, हम इन सब के प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, और वो सब आगे आएंगे तो हम स्वतः ही व्यवस्था बदलेगी। सर स्वरोजगार, स्थानीय कलाकार, विलुप्त होती लोक कलाएं, इन पर और ज़्यादा मतलब इनका बाहर प्रचार हो, लोगों को पता चले इनके बारे में, और जो यहाँ के लोक कलाकार हैं उनके लिए आपने क्या सोचा है? नहीं, लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लोक कलाएं हमारी आनी चाहिए, बोली भाषाएं आनी चाहिए। हमारे जो आने वाले नवोदित बच्चे हैं, उन बच्चों को सभी अपने जो उनकी मातृभाषा, जो बोली उनके माता पिता, उनके पूर्वज बोलते थे, वो आनी चाहिए। आपको आती है? हाँ जी, हाँ जी, मैं बागेश्वर से हूँ। हैं? हाँ। तो मैंने जो है अभी भाषा संस्थान की हर वर्ष एक बैठक होती है। भाषा संस्थान की बैठक में मैंने कहा कि हमारे को जो है अब ऐसे कंपटीशन आयोजित करने हैं जिसमें कि कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, जो हमारे यहाँ की जो भाषाएं हैं, उनकी प्रतियोगिताएं हों,
जिससे कि ये सब चीज़ें इनका संरक्षण भी हो। हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनके लिए हम चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले हों, चाहे वो कला के क्षेत्र में काम करने वाले हों, सबके लिए हमने कुछ पुरस्कार भी रखे हैं। 5-5 लाख रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया है। वो केवल उनके प्रोत्साहन के लिए है। ये मेरी प्रतिबद्धता है, मैं तो इसको जीता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे ये बोली भाषा एक पीढ़ी के बाद समाप्त न हो, विलुप्त न हो। इसलिए घर में रहने वाले ईजा बाबू का भी काम है, उनके साथ-साथ अम्मा और बुबू का भी काम है कि अपने नातियों को, नतनियों को, अपने जो उनके नाना-नानी हैं, मामा-मामी हैं, ताई जी सर हैं, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, आप घर में अपनी भाषा बोलते हैं बच्चों से? हाँ, मैं अपनी माँ से बोलता हूँ और मैं बच्चों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ और माँ की मैंने ज़िम्मेदारी लगाई है कि आप इनको सिखाइए, इनको बताइए सब कुछ कि हम लोगों ने जो जीवन में जिन चुनौतियों का सामना किया है, जिन आभाओं को देखा है, वो बच्चों को भी ज़रूर पता होना चाहिए। आज तो आप पाटा भी चला रहे थे खेतों में धान की रुपाई में। पटेला, पटेला। हाँ। और मैं अभी सुन रहा था, आप अपना अनुभव भी शेयर, काफ़ी लोग सुनना चाह रहे हैं कि एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है उस चीज़ को जीना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ज़मीनी स्तर से उठ करके इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। वही कहीं ना कहीं छवि दिखती है कि आप ऐसा नहीं कि एक लीडर हैं और वो सिर्फ उन बातों को कर रहा है, आपने उस जीवन को जिया है, तो थोड़ा सा उस अनुभव को बचपन में मैं माँ के साथ रोपाई लगाता था और मैंने रोपाई लगाने में मैं बहुत मेरा हाथ साफ था बिल्कुल। मैं बहुत तेज-तेज लगाता आज था। की वीडियो से पता चला सर। वो आज तो चूँकि बहुत सालों बाद लगा रहा था, लेकिन बचपन में बहुत तेज लगाता था मैं। बहुत तेज खटाखट, खटाखट, खटाखट ऐसे निकलते रहते थे बीज उसमें से। पौध जो है निकलती थी ना, हाँ जी, हाँ जी। तो आज बल्कि उससे थोड़ा काफ़ी समय बाद था तो लेकिन फिर भी मेरी मतलब मैं अपने को भी टेस्ट कर रहा था कि क्या वो जो मैं बाल्यकाल में करा करता था, कितना कितना शेष है? तो है। अभी और दूसरा जो बैलों से खेत जोतना, पटेला लगाना ये है तो बहुत सामान्य काम, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया होगा तो वो कर नहीं पाएगा। आपने शायद उसमें देखा होगा तो मैं पटेले में चढ़ भी रहा था, हाँ जी, हाँ जी। तो नहीं तो बैलेंस भी गड़बड़ा सकता है जी, जी। और उसमें पैर आगे भी जा सकता है, हाँ, तो बैल रुकते नहीं है एकदम से। मतलब वो आपकी मसल मेमोरी में था। भले ही आपने बचपन में करा लेकिन वो आज आपके हाँ, कंट्रोल नहीं में वो है। था फिर देखिए उसमें क्या है कि जब हम बैलों को जोतते हैं, चाहे हल लगाते हैं या पटेला लगाते हैं या एक और जिसमें वो चूँकि मिट्टी को समतल वो करने के लिए समतल भी। करने का भी है और एक मिट्टी को खोदने के लिए भी है। हम्म। तो हल भी है, हल का जैसा एक और है हमारा। तो अच्छा। तीनों चीज़ें चलती हैं। तो उसमें क्या है कि जब एक पटेला लगाते हैं, तो पटेले में क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा मिट्टी है, पटेले का मतलब होता है सबको समतल करना, पूरे खेत को समतल करना। उसमें तो आप उसमें और यही एक्सपर्टीज अवैध मजारों के और खिलाफ भी हम देख रहे उसमें हैं। और वो जो कीचड़ है उसको अच्छा गुदगुदा सा बनाना जिससे कि फटाफट पौध लग जाए। आपकी मोटिवेशन बचपन से ही और हाँ, बचपन से था तो काफ़ी समतलीकरण करने की हाँ, और एक्सपर्टीज जो है दूसरा उस दूसरा दूसरा क्या है कि जब बैल चलते हैं तो बैलों का आपको उनको बाएं भी चलाना होता है, दाएं भी चलाना होता है और सीधे भी चलाना होता है। तो जब आपको उनको बाएं को मोड़ना है तो आप बाएं बैल की रस्सी को खींचिए। उसमें जो है 4 रस्सियाँ होती हैं। जी। आई थिंक 4 रस्सियाँ होती हैं आशीष। तो अगर बाएं वाले को खींचोगे तो बाएं की तरफ मुड़ जाएगा, दाएं वाले को खींचोगे तो दाईं तरफ मुड़ जाएगा और दोनों को ढीला छोड़ के अगर आप पटेले में चढ़ रहे हैं, बीच की रस्सी को आप पकड़ लोगे तो पटेला लेते हुए वो बैल सीधे चलेंगे। तो इसलिए जो नहीं चलाया होगा तो वो नहीं चला पाएगा अभी एकदम से। ये कोई हाँ, ये केवल फोटोग्राफी का काम नहीं होता है। कुछ लोग नहीं, फोटो वो हमने हाँ, वीडियो से पता लगा लिया कि आपका जो वो टैलेंट है वो बचपन से आज ही। जो समतल करने वाली आपने हमारे वीडियो लास्ट बताई। के 2 चीज़ें हैं सर, इसके बाद हमारा रैपिड फायर है जिसमें हमने 5 क्वेश्चन लिखे हैं और इससे सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वन संरक्षण के लिए इसके साथ जो हमने टाइगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया उसके बारे में आप बता दीजिए। नहीं देखिए टाइगर टूरिज्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से एक इकोसिस्टम बना रहेगा और हमारे यहाँ पर्यटक भी आते हैं और जो हमारे देव स्थान है जहाँ भी हमारी देवियाँ हैं उन सभी स्थानों पर टाइगर मिलते हैं। अमूमन हमारे यहाँ पर 13 के 13 जनपदों में टाइगर हैं जगह जगह पर
और यहाँ तो बहुत बड़ी संख्या में है टाइगर। ये हमारा जो गुलदार भी है, टाइगर गुलदार भी भी है। हैं, लेपर्ड भी हैं, सभी हैं, लेकिन टाइगर भी बड़ी संख्या में है। उनका यहाँ रेस्क्यू सेंटर भी है, और उसमें 11 टाइगर अभी रेस्क्यू सेंटर में हैं, 13 लेपर्ड हैं। और इनके लिए हम 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रत्येक वर्ष खर्च भी करते हैं। वहाँ हमारे अच्छे वेटनरी के डॉक्टर भी हैं, अन्य मशीनें भी हैं, रेस्क्यू के तमाम प्रकार के उपकरण वहाँ पर हैं। और ये टाइगर वनों में ही रहें, हमारे टूरिज्म को बढ़ाएं। उसके लिए हम जो हमारे वन्य जीव हैं उनको जो है फलदार, उनके भोजन के लिए वो व्यवस्था हो। तो मैंने इस दिन पर्यावरण दिवस के दिन सभी वन विभाग के लोगों को कहा है कि 1000 पौधे फलदार हर डिवीजन में लगाएं। और कल मैं खुद भी यहाँ लगाने वाला हूँ। जी बिल्कुल। तो ये सब हम उसे इसी भी का कवर हिस्सा है। करेंगे, आशा है। आशा करते हैं वो फल हम भी खा पाएंगे। चलिए, एक रैपिड फायर है। ख़त्म करने से पहले सर मैं एक शब्द बोलूँगी तो आपको जल्दी से उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड जो आपको दिमाग में आता है वो बोलना है, Yes, ठीक है? जैसे मैं सनातन बोलूँगी तो आपको कोई भी जो शब्द आता है दिमाग में आपको वो बोलना है उससे रिलेटेड। ठीक सर, शुरू करें? चलिए, सनातन। सनातन हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहने वाला है। उत्तराखंड देवभूमि। देवों के सबसे नजदीक का स्थान। बुलडोजर। अतिक्रमण हटाना है। डेमोग्राफी। बिल्कुल बदलने नहीं देना है डेमोग्राफी को, और पहले जो गलती हो गई है उसको आगे नहीं दोहराना है। पुष्कर सिंह धामी जी। मैं एक सामान्य उत्तराखंड के एक सामान्य परिवार से निकला हुआ हूँ, और जो एक सामान्य नौजवान, सामान्य युवा, और एक बाल्यकाल से जो समस्याएं, जो चुनौतियां, जो अभाव जीवन में होते हैं वो सब देखी हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे जो इस परिवेश में पल लिख कर बड़े हो रहे हैं उनको कम से कम इस प्रकार के अभाव न देखने पड़े, समस्याओं का सामना न करना पड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर, आपने धन्यवाद, अपना समय धन्यवाद, दिया। देखते रहिए ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड देवभूमि के कार्यों को आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रितिका जी का और आशीष जी का।